नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम 3 बजे जो हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, यह जो है RWA का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है जो कि पेट एग्जाम के लिए है दोस्तों। इससे पहले जो है 8 वीडियो तक अपलोड कर दिया गया। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है मॉडल पेपर 9वां है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों, सुबह में जो हमारा यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है कि सुबह 9 बजे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो है लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ शाम जो है 7:30 बजे की प्रैक्टिस सेट जो है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके किरण पब्लिकेशन का वीडियो देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें तीनों जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे RWA हो या फिर यूथ कंपटीशन हो या फिर किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है, अगर तीनों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है अगर वह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए जो है टेस्ट वाला 223224। क्या सर्च करेंगे? टेस्ट वाला 223224 जो चैनल आएगा, आप उसमें ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9वां शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, आपका कौन सा वेद है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्ववेद है। तो धार्मिक अनुष्ठानों से जो संबंध रखता है दोस्तों, यह आपका जो है यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। जो भगवान महावीर की शिक्षाओं को संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र कहा जाता है, पीढ़ी सूत्र कहा जाता है, अगम सूत्र या फिर आगम सूत्र कहा जाता है या फिर अवस्था सूत्र कहा जाता है। तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं की बात किया जाए दोस्तों, तो महावीर शिक्षाओं के जो संकलन होता है उसे कहा जाता है आगम सूत्र। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि प्राचीन भारत में 16 जो है शक्तिशाली महाजनपद थे। महाजनपद 16 महाजनपद हैं और यह इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय के अलावा जो है किस ग्रंथ से मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय के अलावा किस ग्रंथ से मिलती है, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, त्रिपिटक है या फिर जातक से मिलती है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, एक तो आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है, दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका है भगवती सूत्र में मिलता है। अंगुत्तर निकाय का जो दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अंगुत्तर निकाय के अलावा आपका भगवती सूत्र में मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें चौथा पूछा जा रहा है। इसमें चौथा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। किस शिलालेख या फिर अभिलेख में जो है सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, प्रयाग का शिलालेख, प्रयाग स्तंभ शिलालेख, या फिर भानुगुप्त का जो है एरण अभिलेख से मिलता है, या फिर पुलकेशिन द्वितीय का जो है एहोल स्थित अभिलेख जो शिलालेख है, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है कि स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख। इसमें पूछा गया कि सती प्रथा का जो है प्राचीनतम संदर्भ जो कहाँ से मिलता है, किस शिलालेख से मिलता है। तो यह मिलता है दोस्तों आपके भानुगुप्त का जो एरण शिलालेख है उसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है। इसमें भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पांचवा। इसमें पूछा जा रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन है दोस्तों? होयसल वंश है, पल्लव वंश है, चोल वंश है, चंदेल वंश है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर जो कहाँ है, यह आपका MP में है। और इसके निर्माण की बात की जाए दोस्तों, तो इसका निर्माण कौन शासक करवाया था? तो चंदेल शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक दोस्तों,
चंदेल शासक ने इसका निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान जो है वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान जो है वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, रुकनुद्दीन फिरोज हैं, आराम शाह हैं, या फिर सी ऑप्शन दिया गया है नसरुद्दीन महमूद शाह हैं, या डी ऑप्शन अलाउद्दीन मसूद हैं। पूछा गया है कि बलबन जो है, कह रहा है कि बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में जो है वास्तविक शक्तियां प्रदान किया था? तो यह दोस्तों बलबन जो है वास्तविक शक्तियां प्रदान किया था, यह आपके नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा, सी वाला। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में बलबन जो है वास्तविक शक्तियां प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, 7वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने स्वाली का जो युद्ध 1612 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ा था? अंग्रेज जो थे, स्वाली का युद्ध होता है 1612 ईस्वी में, यह अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन पहला दिया गया फ्रांसीसी के बीच में, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है डच के बीच में, या फिर तीसरा ऑप्शन है डेनिस के बीच में, या फिर चौथा ऑप्शन है पुर्तगालियों के बीच में। पूछा गया है कि जो अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था, जो स्वाली का युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था स्वाली का युद्ध। अंग्रेज और किसके बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, यह हमसे पूछा गया था। तो स्वाली के युद्ध में जो है दोस्तों अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में यह लड़ा गया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। स्वाली का युद्ध जो 1612 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, इसमें हार किसकी हुई थी दोस्तों? तो पुर्तगालियों की इसमें बुरी तरह से हार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव जो मनाया जाता है, इसकी शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति हैं? महात्मा गांधी हैं, लोकमान्य तिलक हैं, पंडित नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं। पूछा गया है कि गणेश महोत्सव दोस्तों यह शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति हैं? गणेश महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? तो यह आपके हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी दोस्तों। गणेश महोत्सव के साथ साथ दोस्तों इन्होंने शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की थी। बात किया जा रहा है कि गणेश महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो गणेश महोत्सव की शुरुआत जो है 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जो है गणपति महोत्सव की शुरुआत करते हैं, और वहीं जो है 1895 ईस्वी में इन्होंने जो है शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की थी। अगर पूछ लिया जाए कि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो लोकमान्य तिलक हैं। कब किए थे? 1895 में। गणेश महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया था? 1893 ईस्वी में। कौन व्यक्ति हैं? लोकमान्य तिलक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, 9वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था दोस्तों? सभी को पता है, नेता सुभाष चंद्र बोस का जो है 23 जनवरी जो है 1897 ईस्वी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था, जो कि उड़ीसा में है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 10वां कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलित उनके नरेश की इच्छा पर निर्भर था? पूछा गया है कि प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में जो है भारत के किन क्षेत्रों का जो है सम्मिलन उनके नरेश की इच्छा पर निर्भर था दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है आपका, देशी रियासतें थीं, स्वतंत्र रियासतें थीं, प्रांत था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह दोस्तों थी आपकी देशी रियासतें। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री अक्षांश जो होता है दोस्तों, यह लगभग जो है आपका 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री अक्षांश है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर वहीं पूछा जाए दोस्तों मील में कितना होता है, तो यह 69 मील होता है। कितना? 69 मील होता है। अगर पूछ लिया जाए अगले प्रश्न में
आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, पेट के एग्जाम में जो 28 अक्टूबर में है, उसमें पूछ लिया जाए कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितने मील होता है दोस्तों, तो 69 मील होते हैं। कितने होते हैं? 69 मील। अगर पूछा जाए किलोमीटर में कितना होता है तो 111 किलोमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 12 नंबर का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से देश राजधानी का युग्म सही है। किस देश और किस राजधानी का जो है, देश के साथ राजधानी का युग्म जो है सही दिया गया है। फ्रांस की राजधानी मैड्रिया है? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है? यह भी गलत है। बात किया जा रहा है फ्रांस की राजधानी की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है दोस्तों, सभी को पता होगा, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। हमको दिया था, क्या दिया था? मैड्रिया दिया था, ये हमारा गलत था। पहला वाला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी भी राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इसकी राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा इसकी राजधानी है। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर का कह रहा है कि स्ट्राम्बोली जो है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है दोस्तों? इक्वाडोर में है, मैक्सिको में है, भूमध्य सागर में है या फिर चिली में है? तो स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है दोस्तों, यह आपका स्थित है कहाँ? भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है दोस्तों। अगर बात किया जाए, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह जो है भूमध्य सागर में स्थित है। और इस ज्वालामुखी की जो ऊंचाई की बात किया जाए, जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की ऊंचाई है 926 मीटर है। कितनी है? 926 मीटर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि 14 नंबर का प्रश्न है कि हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ठीक, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता होगा कि कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और हांगहो नदी को किस देश का शोक कहा जाता है? हांगहो नदी जो है चीन का शोक कहा जाता है। चलिए इसके प्रश्न की ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कोसी नदी किस में दिया गया है? तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है दोस्तों? ये आप कमेंट करके बताइएगा। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है, किस राज्य को? पूछा गया है कि 15 नंबर का काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयुक्त होता है? काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयुक्त होता है दोस्तों? सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन दिया गया है चौथा, लैटेराइट मिट्टी। पूछा गया है कि काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है काजू किस मिट्टी में सबसे अधिक उगाया जाता है? तो सबसे अधिक जो काजू उगाया जाता है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि काजू उगाने के लिए जो है लैटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछ लेते हैं 16 नंबर का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीयकृत जो है बैंक नहीं है? पंजाब और सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनाइटेड और बैंक ऑफ इंडिया है या फिर भारतीय स्टेट बैंक है। पूछा गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। इनमें से राष्ट्रीयकृत बैंक की बात किया जाए तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो नहीं है यह आपकी स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। चलिए 16-17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें दोस्तों कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है केंद्रीय वित्त सचिव का, केंद्रीय वित्त मंत्री का, भारतीय रिजर्व बैंक का, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं यह किसके होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री के होते हैं। क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, आज़ादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा सुधार कौन सा था? आज़ादी के बाद जो है भारत में किया जाने वाला सबसे बड़ा सुधार कौन सा था? वस्तु एवं सेवा पर कर या फिर उत्पादन शुल्क या फिर सीमा शुल्क, भू राजस्व शुल्क। पूछा गया है कि आज़ादी के बाद जो है किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा था? सबसे बड़ा टैक्स सुधार कौन सा था दोस्तों? यह आपका सबसे बड़ा जो टैक्स सुधार हुआ था वस्तु एवं सेवा कर जो है, वस्तु एवं सेवा कर जो था यह सबसे बड़ा सुधार था। चलिए 19 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें देख लेते हैं।
इसमें है 19 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है, 19 नंबर का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सुमेलित हैं। कौन सी योजना जो है सुमेलित है दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेक इन इंडिया जो है, इसकी स्थापना जो है 25 सितंबर 2014 को हुई थी। जी बिल्कुल बात सही कहेगी कि मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को हुई थी। और यही पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप इंडिया जो है, कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया का जो गठन किया गया था, शुरुआत किया गया था, क्या अप्रैल 2016 में किया गया था? तो नहीं किया गया था, अप्रैल 2016 में नहीं किया गया था। ऑप्शन बी वाला हमारा गलत होगा। इसका जो है स्टार्टअप इंडिया की बात की जाए, इसकी शुरुआत जो की गई थी अगस्त 2015 में की गया था। कब? अगस्त 2015 में किया गया था आपका किसका? स्टार्टअप इंडिया बैंक का। अब फिर पूछा है कि स्टैंड अप इंडिया बैंक की जो शुरुआत की गई थी जनवरी 2016 में की गई थी, यह भी गलत है। स्टार्टअप इंडिया की बात किया जाए दोस्तों, जो है स्टैंड अप इंडिया बैंक की जो शुरुआत की गई थी जनवरी 2016 में नहीं की गई थी, इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 2016 में की गई थी। ठीक, 2016 में की गई थी किसकी? स्टैंड अप इंडिया बैंक की शुरुआत। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन पूछा जा रहा है कि लास्ट वाला है कि राष्ट्रीय विनिर्माण का नीति की जो शुरुआत की गई थी कब की गई थी? 4 नवंबर 2011 को की गई थी। जी बिल्कुल बात यह हमारी सही है। तो कौन सा सही था? पहला सही है और चौथा सही है। तो किस ऑप्शन में दिया गया हमारा है? पहला और चौथा किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 1985 में खाली स्थान दिया गया है किन्हें उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को अपनाया था। 1985 में कौन उपभोक्ता जो है संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को अपनाया था? यह जो है राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता के वकालत समूहों की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक उपकरण है। कौन था दोस्तों? इसकी बात की जाए दोस्तों, यह आपका संयुक्त राष्ट्र है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सुमेलित कीजिए। पंचायती राज से संबंधित है, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति थी। यह जो है पंचायती राज के लिए क्या बताया गया था बलवंत राय मेहता समिति में? बलवंत राय मेहता समिति की बात किया जाए दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इसमें पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग की गई थी। पंचायत के जो है त्रिस्तरीय ढांचे की मांग की गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए के साथ हमारा मिलान किया गया है। फिर अशोक मेहता समिति की बात किया जाए तो अशोक मेहता समिति में जो है दोस्तों पंचायतों के द्वितीय स्तर की मांग की गई थी। पंचायतों के जो है द्वितीय स्तर की मांग की गई थी। ये सॉरी दोस्तों, यह पहला ऑप्शन इसमें दिया गया द्वितीय स्तर, और इसका बलवंत राय मेहता का तृतीय ऑप्शन जो है बी के साथ जाएगा। ठीक, अब हमारा बचा कि एल.एम. सिंधिया जो समिति थी, इसका जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मांग की गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान समय में कितनी भाषा है? 16 है, 18 है, 20 है, 22 है। तो वर्तमान समय में जो भाषा है दोस्तों, यह आपकी कितनी है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, भाग 4 में ही किया गया डीपीएसपी का उल्लेख। कह रहा है कि यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। बिल्कुल सही है, 36 से 51 तक डीपीएसपी की बात की जा रही है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के इसे जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, यह भी बात सही है। जो डीपीएसपी है वह भाग 4 में उल्लेख किया गया, उसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और डीपीएसपी की बात किया जाए तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो तीनों बातें जो हमारी सही थी, तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। पहली, दूसरी और तीसरी बातें जो हैं सभी सही हैं। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन आपके सामने है 223, 224,
224 के ए या फिर 225 के अनुच्छेद में कहा गया है। तो यह बात कही गई है दोस्तों आपके अनुच्छेद 224 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग एक निकाय है। वित्त आयोग एक निकाय है दोस्तों, क्या है? न्यायिक है, अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी है, केवल सलाहकारी है, पूर्ण न्यायिक या फिर सलाहकारी है। पूछा गया है कि वित्त आयोग एक निकाय क्या है। वित्त आयोग की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह जो दोस्तों है आपका, यह अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी है। अर्ध न्यायिक व सलाहकारी है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि उस भौतिकी वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे जो है न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन भौतिकी वैज्ञानिक है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, एनरिको फर्मी है, जेम्स चैडविक है, मैक्स प्लांक है या फिर जेएस फ्लेमिंग है। पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की जा रही है दोस्तों, कौन थे आपके? जेम्स चैडविक थे। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा, जेम्स चैडविक। चलिए अगला प्रश्न इसमें 27 नंबर का पूछा जा रहा है कि किसी भी स्थिर या फिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल जो है सक्रिय ना हो। यह क्या है दोस्तों? यह न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम है, या फिर न्यूटन गति का विषयक द्वितीय नियम है, या फिर तृतीय नियम है, या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम है। तो यह दोस्तों आपका है न्यूटन का जो है, न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का पूछा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है दोस्तों? ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? जिप्सम है, पोटाश है, या फिर लेड है, शुष्क बर्फ है। पूछा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, शुष्क बर्फ होता है। ऑप्शन डी शुष्क बर्फ। चलिए 29 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि गोबर में जो है गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। पूछा जा रहा है कि गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? एथेन होता है, मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। तो गोबर गैस का जो प्रमुख घटक होता है दोस्तों, यह आपका होता है मीथेन। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जिकाय को, या फिर लाइसोसोम को कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि किसको जो है कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है या फिर कोशिका का पावर बैंक कहा जाता है। तो कोशिका का पावर बैंक जो कहा जाता है दोस्तों, यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? दाल है, मई है, गर्दन है, या फिर दर्द है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द की बात की जा रही है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? यह जो दोस्तों आपका दाल है, मई है, गर्दन है। दाल, मई, गर्दन, यह तीनों जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। जबकि दर्द की बात की जाए तो दर्द जो है यह आपका कौन है? पुल्लिंग शब्द है। दर्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आपका दाल, मई और गर्दन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, या फिर दूर के ढोल सुहावने। तो कौन सा मुहावरा नहीं है दोस्तों? इसमें बात किया जा रहा है मुहावरे के। तो दूर का जो ढोल सुहावना होता है यह मुहावरा नहीं है दोस्तों, यह लोकोक्तियाँ होती हैं। क्या है? लोकोक्तियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें 38 नंबर का पूछा जा रहा है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सभी को पता होगा, दावानल कहा जाता है। अगर यहीं बात किया जाए दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? पेट में लगने वाली को कहा जाता है जठराग्नि। लेकिन हमसे पूछा गया था कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। अगला प्रश्न है। इसमें 39 नंबर का पूछा जा रहा है कि इनमें जो है धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है।
इनमें जो है धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कोदंड है, चाप है, या फिर सरासन है, सर है। तो धनुष का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यह आपका सर नहीं है। सर जो है आपका धनुष का पर्यायवाची नहीं है। सर की बात की जाए दोस्तों तो यह बाण का पर्यायवाची है। किसका है? बाण का पर्यायवाची है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 40 नंबर का पूछा जा रहा है, विपद का विलोम शब्द क्या होता है? विपद का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सभी को पता होगा क्या होता है विपद का विलोम शब्द। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, आपद होता है, संपद होता है, संबंध होता है, आबद्ध होता है। विपद का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, संपद होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जुलाई 2023 में किसकी नियुक्ति जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष पर हुई है? किस व्यक्ति की नियुक्ति जो है जुलाई 2023 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष पर हुए थे दोस्तों? यह कौन व्यक्ति हैं? तो यह आपके दोस्तों की बात किया जाए, यह कौन व्यक्ति हैं? तो जेम्स जो है फर्ग्यूसन है। कौन है? जेम्स फर्ग्यूसन। ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 60 नंबर का पूछा जा रहा है कि किस राज्य को जो है आथूर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य को जो है आथूर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना राज्य को। तो हाल ही में जो जीआई टैग पाया है दोस्तों, यह तमिलनाडु है। किस लिए पाया गया? तो आथूर पान के पत्तों के लिए हाल ही में जो है भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग दिया गया है। चलिए 61 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 10 जनवरी को, 5 नवंबर को, 29 जुलाई को। बात किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात की जाए दोस्तों तो यह आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर यहीं बात करें दोस्तों, जो है यह आपका 12 मई को क्या मनाया जाता है? अगर पूछ लिया जाए आपके प्रश्न में 12 मई को क्या मनाया जाता है, तो 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय जो है नर्स दिवस कब मनाया जाता है? नर्स दिवस आपको 12 मई को मनाया जाता है। और यहीं बात किया जाए दोस्तों, अगर 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को आपका दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के साथ साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस मनाया जाता है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो नॉर्मन बोरलाग है यह किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? कृषि में, साहित्य में, समाज सेवा में, खेल कूद में दिया जाता है। तो नॉर्मन बोरलाग की बात किया जाए दोस्तों, यह पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, और बात किया जाए कि नॉर्मन बोरलाग जो है इसकी स्थापना, जो पुरस्कार दिया जा रहा है कृषि क्षेत्र में, इसकी स्थापना कब से की गई थी? तो यह जो है 1972 से ही यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक दोस्तों, 1972 में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न बात कर लिया है कि प्रसिद्ध जो है छोटा इमामबाड़ा स्थित है। जो प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा है दोस्तों, यह कहाँ का है स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, आगरा में है, जयपुर में है, दिल्ली में है। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। वो भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में स्थित है दोस्तों। बात किया जाए कि इस इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण की बात किया जाए, जो छोटा इमामबाड़ा है इसकी निर्माण जो है 1838 ईस्वी में मोहम्मद शाह अली ने किया था। 1838 ईस्वी में कौन शासक किया था? मोहम्मद अली शाह ने किया था। मोहम्मद अली जो है, अली शाह जो है इसका निर्माण किए थे। किसका? छोटा इमामबाड़ा के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात किया जा रहा है 64 नंबर का, जो कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि 1997 में, 1992 में, 1982 में, 1972 में।
तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात पूछा जा रहा है, कब अपनाया गया था दोस्तों? तो यह अपनाया गया था 1997 से। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि गोवा का जो है लोकगीत क्या है दोस्तों? लोक नृत्य नहीं पूछा है, कि गोवा का जो है लोकगीत क्या है? मांडो है, गैगौर है, चकवा है, लूर है। गोवा का लोकगीत पूछा है दोस्तों, तो गोवा का जो लोकगीत होता है यह मांडो है। क्या है? गोवा का लोकगीत जो है यह मांडो है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें 66 नंबर का पूछा जा रहा है कि प्योंगयांग जो है निम्नलिखित में से किस देशों की राजधानी है? पूछा जा रहा है कि प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है? कंबोडिया की है, उत्तर कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की, वियतनाम की है। तो प्योंगयांग की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह किसकी राजधानी है? यह उत्तरी कोरिया की राजधानी है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की जो राजधानी है दोस्तों यह नाम पेन है। क्या है? नाम पेन है। नाम पेन किसकी राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी है। अगर यहीं बात किया जाए दोस्तों दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिणी कोरिया की राजधानी जो है आपका कौन है? क्या है? सियोल है। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की है। और वियतनाम की बात किया जाए, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी की हनोई है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। ठीक, हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग जो है उत्तरी कोरिया की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जो है एनिहिलेशन ऑफ क्रास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिहिलेशन ऑफ क्रास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं यह आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 68 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है, 68 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों में एक नहीं है? 7 सिस्टर राज्यों में नहीं आता है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है, सिक्किम है, मेघालय है, मिजोरम है। तो 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो यह आपका सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक दोस्तों, 7 सिस्टर जो है सिक्किम राज्य में नहीं आता है। और कौन कौन से आते हैं दोस्तों? 7 सिस्टर की बात किया जाए दोस्तों, इसमें 7 राज्य आते हैं। आपका पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर आपका असम आता है, इसको AR लिख दें। अरुणाचल प्रदेश AP से लिखा जाए ना, AP अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर असम आता है। तीसरे नंबर की बात किया जाए तो मणिपुर ले लीजिए। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। कौन कौन आते हैं बताइए एक बार फिर से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। यह जो दोस्तों 7 राज्य हैं यह 7 सिस्टर में आते हैं, लेकिन सिक्किम आपका नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि दाचीग्राम जो है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दाचीग्राम की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो दाचीग्राम आपका कहाँ है स्थित? यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम की बात किया जाए कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का ऑप्शन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में दिया गया है ऑप्शन में, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो दाचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यह आपके कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था कहाँ है? यह लखनऊ में है, नागपुर में है, मुंबई में है, देहरादून में है। पूछा गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण जो है अभियांत्रिकी शोध संस्था जो दोस्तों यह आपके कहाँ है? नागपुर में स्थित है। कहाँ है? नागपुर में स्थित है। आज का प्रश्न जो है दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।